नमस्कार दोस्तों, ज़रा सोचिए अगर आपके शरीर की वो फैक्ट्री जो रोज़ाना आपके लिए नया खून बनाती है अचानक काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। थकान हर वक्त, सांस फूलना, बार बार बुखार और बिना किसी चोट के शरीर पर नीले निशान दिखने लगे, ये सब एक आम बीमारी के लक्षण नहीं हैं। ये हो सकते हैं एक बेहद गंभीर लेकिन कम सुनी जाने वाली बीमारी के संकेत, जिसका नाम है एप्लास्टिक एनीमिया। इस बीमारी में आपका बोन मेरो यानी शरीर की ब्लड सेल फैक्ट्री बिल्कुल धीमा या बंद हो जाता है और तब शरीर में लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, सफ़ेद रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाते हैं और नतीजा शरीर लड़ नहीं पाता इन्फेक्शन से, खून बहना बंद नहीं होता और थकावट आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। एप्लास्टिक एनीमिया एक रेयर कंडीशन है लेकिन जानलेवा हो सकती है अगर समय रहते न पहचानी जाए। इसीलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसके लक्षण, कारण, इलाज और वो बातें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि जानकारी ही बचाव है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर एक बेहद ज़रूरी हिस्सा होता है बोन मेरो, यानी हड्डियों के अंदर भरा हुआ एक नरम स्पंज जैसा पदार्थ। पर इसका काम क्या है? बोन मेरो ही वो जगह है जहां हमारे शरीर की तीनों तरह की ब्लड सेल्स बनती है। लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसीज जो शरीर के हर कोने तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसीज जो इन्फेक्शन से लड़ती है और प्लेटलेट्स जो खून बहने से रोकती है। लेकिन जब यही बोन मेरो किसी वजह से डैमेज हो जाता है या काम करना बंद कर देता है तो उसे मेडिकली कहा जाता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बोन मेरो बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल भी नई ब्लड सेल्स नहीं बना पाता और इसका सीधा मतलब होता है कि शरीर को न तो पूरा ऑक्सीजन मिल पाता है, न इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत और न ही खून बहने को रोकने का तरीका। इस हालत को मेडिकली कहा जाता है पैनसाइटोपेनिया, यानी तीनों प्रकार की ब्लड सेल्स की कमी। एप्लास्टिक एनीमिया कोई बहुत आम बीमारी नहीं है, लेकिन जब होती है तो बहुत गंभीर हो सकती है। ये एक कैंसर नहीं है और ये छूने या पास रहने से फैलता भी नहीं है, लेकिन अगर समय रहते इलाज न किया जाए तो जानलेवा बन सकता है। इसीलिए इस बीमारी को समय पर पहचानना और समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एप्लास्टिक एनीमिया धीरे धीरे शुरू होता है और शुरुआत में इसके लक्षण इतने आम होते हैं कि लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बोन मेरो कमज़ोर होता जाता है, शरीर के तीनों मुख्य काम प्रभावित होने लगते हैं। ऑक्सीजन की कमी, रोगों से लड़ने की ताकत में कमी और खून का थक्का जमने की प्रक्रिया में रुकावट। दोस्तों, आइए समझते हैं इसके प्रमुख लक्षण एक एक करके। सबसे पहला, लगातार थकान और कमज़ोरी। कई बार बिना कोई भारी काम किए भी शरीर थका थका लगता है, जैसे ऊर्जा ही खत्म हो गई हो। ये आरबीसी की कमी का पहला संकेत हो सकता है। दूसरा लक्षण है सांस फूलना। चलते समय या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अगर जल्दी जल्दी सांस चढ़ती है तो ये शरीर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो सकता है। तीसरा लक्षण है बार बार बुखार या इन्फेक्शन होना। डब्ल्यूबीसी कम होने पर शरीर छोटे छोटे इन्फेक्शन से भी नहीं लड़ पाता और नतीजा बार बार बुखार, सर्दी या गले में खराश होना। चौथा लक्षण है बिना वजह शरीर पर नीले नीले निशान पड़ना। अगर बिना चोट लगे भी शरीर पर नीले या बैंगनी रंग के निशान दिखे या ज़रा सी चोट में खून रुकने का नाम न ले तो प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। पांचवा लक्षण है मसूड़ों से खून आना या नाक से खून बहना। ये भी प्लेटलेट्स की कमी का असर होता है, जहां खून जमने की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती। छठा लक्षण है महिलाओं में अत्यधिक मासिक रक्तस्राव होना। एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से पीरियड्स ज़्यादा भारी और लंबे हो सकते हैं और कभी कभी डॉक्टर को यही से शक होता है। और सातवां लक्षण है पेल स्किन, यानी कि पीली त्वचा या होठ। जब शरीर में आरबीसी की कमी होती है तो चेहरा, होठ और नाखून सफ़ेद या फीके पड़ने लगते हैं और ये एक स्पष्ट संकेत होता है। इन लक्षणों को पहचानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि शुरू में ये मामूली लग सकते हैं लेकिन धीरे धीरे हालत गंभीर हो सकती है। अगर इनमें से एक से ज़्यादा लक्षण लगातार बने रहें तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ये बीमारी होती क्यों है? आखिर ऐसा क्या होता है कि शरीर की सबसे ज़रूरी फैक्ट्री यानी बोन मेरो ही काम करना बंद कर देती है? तो सबसे पहले समझ लें, बहुत से मामलों में इस बीमारी की बिल्कुल साफ वजह पता नहीं चलती और ऐसे केस को मेडिकली कहा जाता है इडियोपैथिक एप्लास्टिक एनीमिया और ये लगभग 70% मामलों में देखने को मिलता है। यानी कि बिना किसी साफ कारण के भी बोन मेरो फेल हो सकता है और ये सबसे कॉमन केस होता है। लेकिन कुछ संभावित वजहें ऐसी भी होती है जिन्हें मेडिकल साइंस ने पहचान लिया है। आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कारण है दवाओं का प्रभाव।
कुछ ज़बरदस्त असर वाली दवाइयाँ जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स या कीमोथेरेपी ड्रग्स बोन मेरो को नुकसान पहुंचा सकती है। खास तौर पर क्लोरेम्फेनिकोल नाम की एंटीबायोटिक और कुछ कीमोथेरेपी एजेंट्स को ऐसे मामलों से जोड़ा गया है। दूसरा कारण है रेडिएशन या कीमोथेरेपी का प्रभाव। जिन लोगों को कैंसर का इलाज करते समय रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी दी जाती है, उनमें बोन मेरो टेम्पररीली या परमानेंटली कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। ये रेयर है लेकिन पॉसिबल रिएक्शन है। तीसरा कारण है वायरल इन्फेक्शन। कुछ वायरस जैसे कि हेपेटाइटिस वायरसेस ए, बी, सी, एप्स्टीन बार वायरस, CMV और HIV शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को इस कदर कंफ्यूज कर देते हैं कि वो खुद ही बोन मेरो पर हमला कर बैठती है और इसे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। चौथा कारण है जहरीले रसायन यानी टॉक्सिक केमिकल्स। कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे कि बेंजीन, जो कि पेट्रोल और पेंट थिनर में होता है, लंबे समय तक कांटेक्ट में आने से बोन मेरो की कोशिकाएं मर सकती है और इसीलिए ऐसे केमिकल्स के साथ काम करने वालों को एक्स्ट्रा सेफ्टी बरतनी चाहिए। और दोस्तों, पांचवा कारण है जन्मजात कारण यानी कि हेरिडेटरी या जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कुछ रेयर जेनेटिक सिंड्रोम्स जैसे कि फैंकोनी एनीमिया या श्वाकमन डायमंड सिंड्रोम बचपन से ही बोन मेरो को कमज़ोर बना सकते हैं और ये कंडीशन जन्म से ही होती है और धीरे धीरे गंभीर रूप ले सकती है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो एप्लास्टिक एनीमिया कई कारणों से हो सकता है, लेकिन अधिकतर बार इसकी कोई साफ वजह नहीं मिलती और इसीलिए ज़रूरी है कि शरीर के संकेतों को हल्के में न लें और समय समय पर चेकअप करवाते रहें। दोस्तों, एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के अंदर धीरे धीरे बढ़ती है और इसके लक्षण कई बार दूसरी बीमारियों से मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए सही और समय पर जांच बहुत ज़रूरी होती है ताकि बीमारी की सही पहचान हो सके और जल्द इलाज शुरू किया जा सके। तो आइए समझते हैं कि डॉक्टर एप्लास्टिक एनीमिया की पुष्टि कैसे करते हैं। सबसे पहला है CBC टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। सबसे पहले किया जाता है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इसमें देखा जाता है कि शरीर में तीनों तरह की रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स कितनी मात्रा में हैं। एप्लास्टिक एनीमिया में ये तीनों ही कम पाई जाती है, जिसे मेडिकली कहते हैं पैनसाइटोपेनिया। उसके बाद बात करें रेटिकुलोसाइट काउंट यानी कि नवीन RBC की जांच की, तो इसके बाद देखा जाता है कि शरीर कितनी नई लाल रक्त कोशिकाएं बना रहा है, जिसे कहते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट। अगर ये भी कम है तो इसका मतलब है कि बोन मेरो नई सेल्स नहीं बना रहा। और उसके बाद है बोन मेरो बायोप्सी, जो कि सबसे निर्णायक जांच है। अब बारी आती है सबसे ज़रूरी जांच की, बोन मेरो बायोप्सी। इसमें शरीर के अंदर से आमतौर पर कूल्हे की हड्डी यानी कि हिप बोन से मैरो का एक छोटा सैंपल लिया जाता है और इस सैंपल को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और अगर मैरो बहुत कमज़ोर या हाइपोसेलुलर हो तो एप्लास्टिक एनीमिया की पुष्टि हो जाती है। और दोस्तों, बाकी कारणों को एक्सक्लूड करने के लिए कुछ अन्य जांचें भी की जा सकती है। कई बार डॉक्टर अन्य टेस्ट भी करते हैं जैसे कि आयरन लेवल, विटामिन B12, फॉलेट लेवल, हेपेटाइटिस या HIV की जांच, ताकि एनीमिया के दूसरे कारणों को भी रूल आउट किया जा सके। क्योंकि हर एनीमिया का कारण एप्लास्टिक नहीं होता और हर थकान का मतलब गंभीर बीमारी नहीं होता। तो जांच का मकसद सिर्फ बीमारी ढूंढना नहीं है, बल्कि सही बीमारी की पहचान करके सही इलाज की शुरुआत करना है। अगर किसी व्यक्ति में लगातार थकान, बार बार बुखार या अनयूजुअल ब्लीडिंग दिखे तो डॉक्टर से सलाह लेना और जांच करवाना जरूरी है। दोस्तों, एप्लास्टिक एनीमिया एक गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी गंभीर है, मरीज की उम्र क्या है और क्या कोई बोन मेरो डोनर उपलब्ध है या नहीं। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, हल्के मामलों में सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर बीमारी बहुत गंभीर नहीं है और लक्षण सीमित है तो सबसे पहले किया जाता है सपोर्टिव केयर, जिसमें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स बहुत कम हो, एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन से बचाव के लिए और हाइजीन, क्योंकि WBC कम होने पर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ये इलाज बीमारी को ठीक नहीं करता लेकिन स्थिति को संभालने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों, गंभीर मामलों में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी जाती है। अगर बोन मेरो काम करना बंद कर चुका है और ट्रांसप्लांट संभव नहीं है तो डॉक्टर एक खास इलाज देते हैं जिसे कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। इसमें ऐसी दवाएं दी जाती है जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को थोड़ा दबा देती है ताकि वो मैरो पर हमला करना बंद कर दे। कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जैसे कि ATG यानी कि एंटी थाइमोसाइट ग्लोब्यूलिन और साइक्लोस्पोरिन, और कभी कभी एक और दवा मिलाई जाती है जिसे कहते हैं L-ट्रोम्बोपैग, जो कि मैरो को स्टिमुलेट करती है और इससे कुछ मरीजों में मैरो धीरे धीरे दोबारा काम करना शुरू कर देता है।
और उसके बाद दोस्तों अगर डोनर मिल जाए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया का सबसे प्रभावी इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। इसमें एक हेल्दी व्यक्ति से मैरो की स्टेम सेल्स लेकर मरीज के अंदर डाली जाती है ताकि नया मैरो बन सके। सबसे अच्छा डोनर होता है भाई बहन HLA मैच के कारण। यंगर पेशेंट्स में सक्सेस रेट ज़्यादा होता है और कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे कि रिजेक्शन, इन्फेक्शन या फिर GVHD यानी कि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो पेशेंट पूरी तरह ठीक भी हो सकता है। दोस्तों बात की जाए इलाज की लागत और भारत में उसकी स्थिति के बारे में, तो ये सच है कि एप्लास्टिक एनीमिया का इलाज महंगा हो सकता है, खासकर ट्रांसप्लांट। लेकिन भारत में कई सरकारी अस्पताल जैसे कि एम्स, PGI चंडीगढ़ और टाटा मेमोरियल जैसे केंद्रों में सस्ता या मुफ्त इलाज भी उपलब्ध है। साथ ही कुछ राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे कि आयुष्मान भारत भी इसमें मददगार होती है। तो ये समझना जरूरी है कि एप्लास्टिक एनीमिया का इलाज लंबा जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। समय पर पहचान और सही इलाज से अच्छी रिकवरी पूरी तरह मुमकिन है। दोस्तों एप्लास्टिक एनीमिया का इलाज अगर सही समय पर और सही तरीके से किया जाए तो मरीज सामान्य जिंदगी की ओर लौट सकता है। लेकिन जैसा कि किसी भी गंभीर बीमारी में होता है, इलाज के बाद भी कुछ बातें होती है जिनका ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं रिकवरी के समय की। इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ होने में कई महीने लग सकते हैं और ये व्यक्ति दर व्यक्ति अलग हो सकता है। बोन मैरो को दोबारा ब्लड सेल्स बनाना सीखने में समय लगता है, इसीलिए मरीज को पेशेंस और प्रॉपर फॉलोअप जरूरी होता है। उसके बाद बात करें इन्फेक्शन से बचाव की, तो क्योंकि इम्यूनिटी कुछ समय तक कमज़ोर रहती है और इसीलिए छोटे छोटे इन्फेक्शन भी गंभीर हो सकते हैं, और इसीलिए साफ़ सफाई का ध्यान रखना, भीड़ भाड़ और बीमार लोगों से दूरी बनाए रखना, ताज़ा और हाइजीनिक खाना खाना और डॉक्टर द्वारा बताए गए वैक्सीन समय पर लगवाना, ये सब जरूरी कदम होते हैं। और उसके बाद बात करी जाए रेगुलर फॉलोअप और ब्लड टेस्ट की, तो इलाज के बाद मरीज को रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं ताकि देखा जा सके कि मैरो अब कैसे काम कर रहा है, कोई नया इन्फेक्शन तो नहीं है या दवाओं का असर कैसा है। और उसके बाद बात की जाए कुछ संभावित जटिलताओं की यानी कि पॉसिबल रिस्क की, तो पहला रिस्क है रिलैप्स का, यानी कि फिर से बीमारी लौट आना। कुछ मरीजों में इलाज के बाद बीमारी फिर से वापस आ सकती है, जिसे रिलैप्स कहते हैं, और इसीलिए किसी भी पुराने लक्षण को हल्के में न लें। और दूसरा रिस्क है GVHD का, जो कि ट्रांसप्लांट के बाद की जटिलता है। अगर मरीज का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है तो एक दिक्कत हो सकती है GVHD यानी कि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़। इसमें डोनर का मैरो मरीज के शरीर को फौरन समझकर उस पर हमला कर सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि डॉक्टर्स इसे पहचानने और कंट्रोल करने में काफ़ी सक्षम हैं। और दोस्तों तीसरा रिस्क होता है या जटिलता होती है सेकेंडरी इन्फेक्शंस या लिवर किडनी पर दवाओं का असर। लंबे समय तक दवाएं चलने की वजह से कुछ मरीजों को लिवर या किडनी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इन सब बातों का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी अब सामान्य नहीं रहेगी, बल्कि इसका मतलब है कि थोड़ी सतर्कता के साथ मरीज़ दोबारा से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकता है। कई लोग इलाज के बाद पढ़ाई, नौकरी और पारिवारिक ज़िंदगी में दोबारा लौटते हैं। बस ज़रूरत होती है सही देखभाल और सकारात्मक सोच की। दोस्तों एप्लास्टिक एनीमिया के नाम में ही इतना टेक्निकलपन है कि सुनते ही लोग डर जाते हैं और फिर शुरू हो जाती है अफवाहें और गलतफहमियां। चलिए आज हम कुछ सबसे आम गलतफहमियों को तोड़ते हैं और आपको बताते हैं सच्चाई, वो भी सीधी और साफ भाषा में। सबसे पहली गलतफहमी ये है कि एप्लास्टिक एनीमिया ब्लड कैंसर होता है, जबकि सच्चाई ये है कि नहीं। एप्लास्टिक एनीमिया को कभी कभी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर कहा जाता है, लेकिन ये कैंसर नहीं है। कैंसर में एबनॉर्मल सेल्स अनकंट्रोल तरीके से बढ़ते हैं, जबकि एप्लास्टिक एनीमिया में सेल्स बनना ही बंद हो जाते हैं। दूसरी गलतफहमी ये है कि ये बीमारी छूने से फैलती है, जबकि सच्चाई ये है कि बिल्कुल नहीं। एप्लास्टिक एनीमिया न तो हवा से फैलता है, न छूने से और न ही खाने पीने से। ये कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, बल्कि इंटरनल बॉडी सिस्टम की खराबी से होती है। तीसरी गलतफहमी ये है कि ये हमेशा जानलेवा होता है, जबकि फैक्ट ये है कि पहले के ज़माने में ये बीमारी खतरनाक मानी जाती थी, लेकिन आज के मेडिकल साइंस और ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी ने इसके इलाज को मुमकिन बना दिया है। समय पर पहचान और सही इलाज से रिकवरी संभव है। चौथी गलतफहमी ये है कि ये सिर्फ बच्चों को ही होता है, जबकि फैक्ट ये है कि नहीं, ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। हालांकि कुछ इनहेरिटेड केसेस बचपन में शुरू होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एडल्ट ऑनसेट केसेस होते हैं। और दोस्तों पांचवी गलतफहमी ये है कि खाने पीने से ही ये ठीक हो जाएगा, जबकि फैक्ट ये है कि अच्छी डाइट रिकवरी में मदद कर सकती है, लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया सिर्फ खाने पीने से ठीक नहीं होता। इसका इलाज प्रॉपर मेडिकल केयर और विशेषज्ञों की सलाह से ही होता है। तो दोस्तों इन गलतफहमियों या मिथ से बचिए और सच्चाई को अपनाइए, क्योंकि अधूरी जानकारी सिर्फ डर बढ़ाती है, जबकि सही जानकारी जिंदगी बचा सकती है।
दोस्तों, एप्लास्टिक एनीमिया कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हर कोई रोक सके, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ये बिना किसी साफ कारण के भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। कई ऐसे प्रैक्टिकल कदम हैं जो हम सभी को अपनाने चाहिए ताकि खुद को और दूसरों को इस बीमारी से बचाया जा सके या समय रहते पहचाना जा सके। तो सबसे पहला उपाय है जहरीले रसायनों से बचाव। बेंजीन जैसे केमिकल्स जो कि पेंट, पेट्रोल या थिनर में पाए जाते हैं, उनसे लंबे समय तक संपर्क में रहने से बोन मैरो को नुकसान हो सकता है। अगर आप ऐसे माहौल में काम करते हैं तो प्रॉपर सेफ्टी गियर पहने और एक्सपोजर कम से कम करें। दूसरा उपाय यह है कि अननेसेसरी रेडिएशन या दवाओं से दूरी बनाएं। ऐसे टेस्ट या ट्रीटमेंट जिसमें रेडिएशन या हैवी एंटीबायोटिक यूज़ होते हैं, उनका उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही करें। सेल्फ मेडिकेशन या अननेसेसरी स्कैन से बचें। तीसरा उपाय यह है कि वायरल इन्फेक्शन से खुद की सुरक्षा करें। कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी, सी और HIV को एप्लास्टिक एनीमिया से जोड़ा गया है, इसीलिए इनसे बचाव के लिए सुरक्षित जीवन शैली और जरूरी वैक्सीनेशन पर ध्यान दें। चौथा उपाय है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और अर्ली डिटेक्शन। अगर आप बार बार इन्फेक्शन, ब्लीडिंग या थकावट जैसी समस्याएं महसूस कर रहे हैं तो इसे इग्नोर ना करें। समय पर सिंपल ब्लड टेस्ट CBC करवाकर बीमारी को जल्दी पकड़ा जा सकता है। और दोस्तों, पांचवा उपाय है बोन मैरो डोनर अवेयरनेस। भारत में बोन मैरो डोनर की अवेयरनेस बहुत कम है। अगर आप यंग और हेल्दी है तो आप नेशनल मैरो डोनर रजिस्ट्री में नाम दर्ज करा सकते हैं, जिससे किसी ज़रूरतमंद की जान बच सकती है। ये डोनेशन ब्लड डोनेशन जैसा ही सुरक्षित और इंसानी सेवा का बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि एप्लास्टिक एनीमिया से सिर्फ मरीज ही लड़े। अगर समाज थोड़ा जागरूक हो जाए तो समय पर जांच, सही इलाज और जान बचाना मुमकिन है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा इलाज है और आप इस अवेयरनेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, एप्लास्टिक एनीमिया कोई आम बीमारी नहीं है। ना तो ये ज़्यादा लोगों को होती है, ना ही ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता होता है। और शायद यही सबसे बड़ा खतरा है, अनजानी बीमारी जो चुपचाप जान ले सकती है। इसीलिए अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो आप उन गिने चुने लोगों में हैं जो अब इस बीमारी के बारे में जानते हैं, और अब आप चाहें तो किसी और की ज़िंदगी बचाने में मदद कर सकते हैं, सिर्फ जानकारी फैलाकर। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, समझा या महसूस किया तो बस इतना कीजिए कि इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो हेल्थ के बारे में सच में जागरूक है। कमेंट में लिखिए कि क्या आपको पहले इस बीमारी का नाम भी पता था। और अगर आप ऐसे और जिम्मेदार और गहराई वाले हेल्थ वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेडल सपोर्ट पर हमारा एक ही मकसद है, सच्ची, सीधी और ज़रूरी से ज़रूरी जानकारी आपके लिए। शुक्रिया इस जानकारी भरे सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हाँ, ध्यान रखिए, जागरूकता ही असली इलाज है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।